नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल दुनिया इकोनॉमिक्स की में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ आज हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारा इस पूरे लेक्चर में हमारा अप्रोच ऐसा रहेगा कि हम लोग प्रैक्टिकल से थ्योरी की तरफ बढ़ें, उससे चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। लेकिन उसके पहले कुछ मोटे मोटे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। एजम्पशंस इसलिए लेके चलते हैं कि वी ट्राई टू कीप आवर डिस्कशन एंड आवर मॉडल एज सिंपल एज पॉसिबल। उस स्थिति में हम एज्यूम करके चलते हैं कि इस पूरे इकॉनमी में सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, पहला फर्म्स है, दूसरे हाउस होल्ड्स हैं, और इनका किसी और से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक इकॉनमी में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगाती है। हम पहले ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो इसमें दो सेक्टर्स हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड। फर्म्स का काम क्या होता है? फर्म्स का काम होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन सब के सेट को जिन 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 चीज़ों की आवश्यकता प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटा मोटा इतना जान के चलिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुहैया कौन कराता है? ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये जो हमारे हाउस होल्ड्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम FOP लिख देते हैं, ठीक है। ये जो हाउस होल्ड्स जो हैं, ये हाउस होल्ड्स जो हैं, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल कराते हैं। इसके बदले में ये फर्म्स इनको कुछ पेमेंट करता है। तो फर्म्स इनको जो पेमेंट किया हाउस होल्ड्स को, उस पेमेंट को हम लोग उस पेमेंट, अब ये देखिए, अब ये पेमेंट सबको करता है, लेकिन पेमेंट की नेचर अलग अलग होती है। जैसे लैंड के लिए रेंट पे करता है, ठीक है, लेबर को वेजेस पे करता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, रॉ मटेरियल पे प्राइस। ये सारे पेमेंट्स हैं, ऑल आर पेमेंट्स ओनली, लेकिन पेमेंट्स का नेचर अलग अलग है। तो ये जितने भी पेमेंट्स फर्म्स करती हैं हाउस होल्ड को, ठीक है, उसको हम कहते हैं, वही हमारा नेशनल इनकम होगा। सिंपलेस्ट वे में, फर्म्स ने जितना भी पेमेंट हाउस होल्ड्स को किया, वो सारा नेशनल इनकम होगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, फर्म्स का कुछ प्रॉफिट भी होगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो भी पेमेंट हाउस होल्ड्स को करता है, हाउस होल्ड्स उन पेमेंट्स को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को कभी भी इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। जो सिंबल फिक्स किया गया है नेशनल इनकम के लिए, वो सिंबल है वाई। उसी हिसाब से अब देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये हाउस होल्ड्स को ये इनकम हो गया। अब ये हाउस होल्ड्स इस इनकम का करते क्या हैं? इस इनकम का वो लोग यूज़ क्या करेंगे? वो लोग यूज़ करेंगे जो भी फर्म्स जो भी चीज़ प्रोड्यूस करती है, उन चीज़ों के कंजम्पशन के लिए। भाई, जितना इनकम होगा कंज्यूम करेगा। लेकिन एक चीज़ और देखी गई है कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी कम्युनिटी जितना इनकम होता है पूरा पूरा कंज्यूम नहीं करती है, उसका कुछ हिस्सा वो सेव भी करती है। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है। अब आइए थोड़ी सी इकोनॉमिक थ्योरी पर चर्चा हो जाए। देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है, वो एक बहुत ही लंबे रिसर्च के बाद, काफ़ी इंटेंसिव रिसर्च के बाद, काफ़ी गहन रिसर्च के बाद एक इकोनॉमिक थ्योरी सामने आती है। और इकोनॉमिक थ्योरी का जो रिसर्च का जो क्राइटेरिया होता है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस होता है। उसमें सोसाइटी के
कम्युनिटी के पॉपुलेशन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल बिहेवियर्स को स्टडी नहीं किया जाता है। सोसाइटी के कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, वेरी वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया जाता है। उस हिसाब से स्टडी करने के बाद जो भी आउटकम आता है उस आउटकम को हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल के बिहेवियर में, इंडिविजुअल के पैटर्न्स में डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन, लेकिन उसमें क्या है कि एक पॉपुलेशन का किया जाता है। एक पॉपुलेशन के अंदर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 पीपल आर देयर, 100 पीपल पर स्टडी की जाएगी, हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। उसमें से देखा जाता है कि जो मेजॉरिटी जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। उस बिहेवियर के आधार पे हम लोग एक थ्योरी मतलब जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री होते हैं, वो लोग एक थ्योरी को डिवाइस करते हैं और बाकायदा उस थ्योरी पे चर्चा होती है, लंबी चर्चा होती है। लंबी चर्चा होने के बाद उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। तो ये जो हमारी जिस भी थ्योरी की हम चर्चा करेंगे वो सारी ऐसी थ्योरीज होंगी जो कि एक्सेप्टेड होंगी। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने अपने काफ़ी रिसर्च के बाद उस थ्योरी को प्रपोज किया है, उस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। हम लोग सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग अपनी कोई नई थ्योरी नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। बनाएंगे आगे, जब ईश्वर चाहा तो हम लोग भी अपनी एक नई थ्योरी बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे एक नई थ्योरी। अभी हम लोग इस पर देखते हैं। Y इज इक्वल्स टू, यानी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। अब एक बात को और ध्यान रखिए, ये भी फिर इकोनॉमिक थ्योरी से ही निकल कर आया है कि जब जब इनकम बढ़ती है तब तक हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा कि घटेगा। जब जब हमारा इनकम बढ़ता है, व्हेन एवर देयर इज अ राइज इन इनकम, तब हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है और तब हमारा सेविंग भी बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब जब इंक्रीज होता है तब तब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे फिर अब स्लोप की बात आ रही है। देखिए कैसे, तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन जो है वो हमारा y का फंक्शन है। भाई जब जब इनकम बढ़ेगा तभी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। उल्टा संभव है क्या? कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़े उस हिसाब से? संभव तो नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। उसी हिसाब से सेविंग भी हमारा एक y का फंक्शन है। अब डिमांड एनालिसिस का पहला फंक्शन याद कीजिए। पहला फंक्शन कुछ इस तरह से था हमारा, इससे कोई सेंस तो निकलता नहीं था, तो इसको एक हम लोगों ने सेंस प्रोवाइड इस तरह से किया था। दो नए पैरामीटर्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे, ए और बी, ठीक है। और इन ए और बी की नेचर्स को हमने स्टडी कर लिया था, उस हिसाब से एक पूरा डिमांड फंक्शन बन के आया था। तो वैसा ही कुछ काम यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको कुछ इस तरह से लिखिए, ए मत लिखिए यहाँ पे, इसको CY प्लस D लिख दीजिए, ठीक है। पैरामीटर्स क्या फिक्स करना है वो उसका कंट्रोल हमारे पास रहता है। हम पैरामीटर्स कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब समझते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंजम्पशन में इंक्रीज होगा, तो हमारा स्लोप क्या होगा? स्लोप की नेचर क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? स्लोप की नेचर पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी तो a इज ग्रेटर देन 0। आइए अब बी पे चर्चा करते हैं। बी क्या होता है? बी का नेचर किस तरह से होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एक हम लोग एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि घर से बाहर रहकर पढ़ाई करता है, किसी दूसरे शहर में हॉस्टल में या कहीं रूम लेके पढ़ाई करता है। उस बच्चे के एक महीने का खर्च मान लीजिए है 10,000 रुपये। उसके माता पिता उसको 10,000 रुपये भेजते हैं और वो उन 10,000 रुपयों के साथ अपना एक शहर में अपना जीवन यापन कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। अब देखिए उस बच्चे के कंजम्पशन कितनी है? 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। उसकी इनकम कितनी है? 0।
यानी कि अगर इनकम नहीं है हमारे पास, किसी के पास इनकम नहीं है, तो उसके पास कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो जब इसको हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कैसे खींचा जाएगा बताइए। मान लीजिए यहाँ पर ये 5K है, ये पॉइंट हमारा 10K है, इनकम ज़ीरो है, तो पॉइंट क्या होगा हमारा, ये वाला पॉइंट होगा। और कोई भी लाइन हमारी, जब यहाँ से हमको एक लाइन को पास कराना है, ठीक है, तो हम ऐसे भी करा सकते हैं एक लाइन को पास, और ऐसे भी लाइन को पास करा सकते हैं। हम पास किस तरफ से कराएंगे, नीचे से कि ऊपर से, मतलब लाइन का डायरेक्शन इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। भाई एक पॉइंट से लाइन हमको ड्रॉ करनी है, लाइन नीचे की तरफ भी जा सकती है, लाइन ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये वाला फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन की लाइन ऊपर से जाएगी कि नीचे से जाएगी, हमारी लाइन नीचे से नहीं जाएगी। नीचे से क्यों नहीं जाएगी, अगर नीचे से जाएगी तो स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है इसलिए लाइन हमारी ऊपर से जाएगी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका मतलब हमारा बी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? अब आइए, अब ए पर एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोई भी इनकम होता है, इसके दो भाग होते हैं, या इसको ऐसे लिखिए, एक सी होगा, एक सी होगा और एक एस होगा। कुछ अजीबोगरीब आकृति बन गई। ये हमारा y दिया हुआ है, y के दो हिस्से होंगे, एक c होगा और एक s होगा, ठीक है। यानी एक कंजम्पशन होगा, एक सेविंग्स होगा। तो जब हमारा y में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, जब y में हमारा इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज भी दो हिस्सों में बटेगा, कंजम्पशन एंड सेविंग। देखिए ये बात फिर जो मैं बता रहा हूं, ये बात भी इकोनॉमिक थ्योरी से निकलकर ही सामने आई है। रिसर्च में देखा गया कि जब जब y में इंक्रीज होता है तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, रेशियोज में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये देखा गया कि कंजम्पशन और सेविंग में भी इंक्रीज होता है। सिर्फ एक हिस्से में इंक्रीज नहीं होता, या सिर्फ कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं होता है, या सिर्फ सेविंग्स में इंक्रीज नहीं होता है। दोनों ही हिस्सों में, अगर 1 रुपया मान लीजिए इनकम बढ़ती है किसी की, तो वो 1 रुपया दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा कंजम्पशन में जाएगा, एक हिस्सा सेविंग्स में जाएगा। हाँ, हो सकता है हमारा और आपका पैटर्न डिफरेंट हो सकता है कि हम लोग पूरा का पूरा सेविंग्स में डालते हो सकता है कि हम लोग पूरा का पूरा कंज्यूम करते हो। एक इंडिविजुअल पैटर्न्स में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन थ्योरी कैसे इवॉल्व होती है? थ्योरी इवॉल्व होती है एक सोसाइटी के बिहेवियर को ध्यान में रखकर, उस पर स्टडी करके। तो सोसाइटी के बिहेवियर में ये देखा गया कि जब भी इंक्रीज होता है तो दोनों में इंक्रीज होता है। 10 रुपया मान लीजिए किसी की आय बढ़ती है, तो 10 रुपया जो होगा उसका एक हिस्सा कंजम्पशन में जाएगा, एक हिस्सा सेविंग्स में जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट का इनकम में, तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ए हो रहा है, और बाकी हिस्सा जो हो रहा है, ये देखिए यहां पर सेविंग्स के स्लोप की बात कर रहे हैं, और बाकी हिस्सा जो हो रहा है वो सी में जा रहा है। देखिए यहां पर हमने चूंकि सी लिया था, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप हुआ, ये हमारा सेविंग्स फंक्शन का स्लोप हुआ। जब 1 रुपया बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ए में जा रहा है, थोड़ा सा सी में जा रहा है, ये इकोनॉमिक थ्योरी कहती है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो एक हमेशा जो होगा वो 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो ए जो लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारी थ्योरी क्या कहती है कि ए जो है हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगा। 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, 0 से थोड़ा बड़ा होगा, 1 से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। ये थ्योरी कहती है, तो हम लोग थ्योरी को ही ध्यान में रखें, ठीक है। ये हुआ।
अब एक चीज और निकल के आ रही है, अच्छा हाँ ये देखिए कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज और निकल के आ रही है, इस a को हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। मार्जिनल, देखिए एक एक शब्द का एक अर्थ है, हर शब्द में एक अर्थ छिपा हुआ है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक एक शब्द की हम लोग व्याख्या करेंगे, अभी व्याख्या नहीं करेंगे, आगे करेंगे। आगे कब करेंगे ये अभी एक आप लोगों के लिए एक राज रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए उसी तरह से। और लेकिन जब व्याख्या करेंगे इतना तो प्रॉमिस करते हैं, और जब व्याख्या करेंगे तो देखिए कितना आनंद आएगा उसमें। और इस सी को हम लोग कहते हैं वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPS, एक रिजल्ट हम लोगों ने यहां देखा, MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इस C को हम 1 माइनस ए कह सकते हैं। क्यों ए नहीं लिखा था? क्लियर हो रहा है? इस C को हम लोग 1 माइनस ए कह सकते हैं। आइए अब इस D के नेचर पे विचार करते हैं। उस विचार करने के पहले, अच्छा हाँ एक चीज और देखिएगा, हमारा कर्व यहाँ पे लीनियर है। हमारा एजम्पशन क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन जो है वो लीनियर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन लीनियर ना होकर नॉन लीनियर है, एकदम संभव है। उस स्थिति में हम लोगों ने लीनियर रखा है क्योंकि हम लोग अभी चीजें सीख रहे हैं इसके लिए। जब ये फंक्शन नॉन लीनियर होगा उस स्थिति में भी MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू 1 होगा इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, विदाउट एक्सेप्शन। ये MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग को D की नेचर देखनी है, D की नेचर क्या होगी। अच्छा, D की नेचर देखने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, y इज इक्वल्स टू C प्लस S। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a प्लस C को रख दीजिए AY प्लस B प्लस S, एज इट इज छोड़ देते हैं। इसका मतलब S इज इक्वल्स टू y माइनस AY माइनस B, y कॉमन ले लिया है, A1 माइनस AY, सॉरी y तो पहले कॉमन निकाल चुके हैं, माइनस B। देखिए 1 माइनस A। अब देखिए आपसे कुछ D की नेचर पता चल रही है, यानी कि जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो पहली बात की वो नेगेटिव होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही होगा। यानी हमारा कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो सेविंग्स फंक्शन का जो कर्व है कुछ इस तरह से जाएगा नीचे से। अब ये माइनस क्यों होता है? ये माइनस क्यों होता है? बहुत कॉमन सेंस है ये हमारा इनकम है और ये हमारा कंजम्पशन है। सोच के बताइए क्यों होता है। देखिए, जब इनकम हमारी यहाँ पर क्या है, हमारी इनकम 0 है, इस पॉइंट पे हमारी इनकम 0 होगा ना, एक्स एक्सिस पे, यहाँ एक्स एक्सिस के पॉइंट तो 0 होंगे। जब हमारा पॉइंट 0 होगा तब हम सेव क्या करेंगे? सेव नहीं करेंगे, लेकिन कंजम्पशन जितना करेंगे, और ये उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही क्यों होता है? क्योंकि जितना हम कंजम्पशन करेंगे वो कंजम्पशन कहाँ से जाएगा? वो कंजम्पशन हमारी सेविंग से ही तो जाएगा, ठीक है। इस पर जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तब इस पर एक बहुत ही लंबी चर्चा होगी और वहाँ पे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। लेकिन यहाँ समझ लीजिए, अभी इस बच्चे का उदाहरण लेते हैं। यह बच्चा 10,000 रुपये कंज्यूम कर रहा है जब इसकी इनकम 0 है, तो यह सेव कहाँ से करेगा? सेव कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ये 10,000 रुपये जा कहाँ से रहा है? जा रहा है उनके माता पिता की सेविंग से, ठीक है। इसीलिए मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है विथ
देखिए बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आया, ओनली साइन में चेंज आया है, ठीक है। तो वो सेव नहीं कर पा रहा, इसलिए यहां पर माइनस साइन हो जाता है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने के बाद चीज़ों को और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन दिया है और हमको कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन निकालना है। ये जो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए सेविंग फंक्शन का क्या होता था फॉर्मूला। अगर कंजम्पशन फंक्शन हमारा दिए हुए है c इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, तो सेविंग फंक्शन क्या होगा 1 माइनस ए वाई माइनस बी। पिछले वीडियो में यही हमने देखा ना, a की वैल्यू कितनी है 0.6, यहाँ रख दीजिए, y और जो b की वैल्यू है उसको माइनस साइन के साथ रख दीजिए, हमारा सेविंग फंक्शन निकल जाएगा। ये एक तरीका हुआ। अब एक ये तरीका वहाँ कारगर है जहाँ पर जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, वहाँ पे खट से देखा 0.6 है, 0.4 किया, y माइनस 10 करके 1 सेकंड में आंसर निकाल दिया। लेकिन ये जो तरीका है वहाँ कारगर नहीं होगा जहाँ पर हमको सॉल्यूशन बना कर देना है। उसके लिए अप्रोच तो ही रहेगा, मेथड तो ही रहेगा, लेकिन उसके लिए देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो ये पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। Therefore y is equals to 0.6y plus 10 प्लस s। अब इसको इधर ले आएंगे, s इज इक्वल्स टू y माइनस 0.6y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0.4y माइनस 10। इतना पूरा करना पड़ेगा तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 0.8 कर दिया और इसको 25 कर दिया, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं। बस इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग बस अभी रोकते हैं इस वीडियो को। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें।